हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 15 अप्रैल का फर्स्ट एडिटोरियल। और सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से नए शब्द आज आप सीखने वाले हैं। पहला शब्द है प्रोजेक्शन। और अगर आपको ध्यान आता हो तो मैं बताता हूं हमेशा कि जिन वर्ड्स के एंड में TION आता है वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो ये नाउन कह दीजिए इसे। और प्रोजेक्शन का मतलब गैस है, अनुमान को बोलते हैं, या आप प्रोजेक्शन का प्रेडिक्शन कह सकते हैं, फोरकास्ट कह सकते हैं, अनुमान। दूसरा शब्द है एग्जासबेट। एग्जासबेट एक वर्ब है। इसका मतलब वर्सन होता है या अग्रवेट होता है। इसका मतलब कोई स्थिति पहले से खराब है और ज़्यादा खराब कर देना, उसे कहा जाएगा वर्सन या एग्रवेट। ठीक है, और ज़्यादा बदतर कर देने को एग्रवेट कहा जाएगा। रैकन ये एक वर्ब है। रैकन शब्द से मतलब क्या है? रैकन का मतलब भी गैस करने से ही है। तो इसके लिए आप थिंक कर सकते हो, बिलीव कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। भाई कोई चीज़ अगर आप इमेजिन कर रहे हो, कोई चीज़ सोच रहे हो, कोई चीज़ आपको लगती है, आपको प्रतीत होती है, तो उसके लिए आप रैकन शब्द का यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेट भी इसका मीनिंग होता है, गणना करना भी होता है। टैपिड एक एडजेक्टिव है। टैपिड का मतलब होता है नॉट गुड और स्ट्रांग। नॉट गुड और स्ट्रांग मतलब जो कोई चीज़ ज़्यादा मजबूत नहीं है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसके लिए टैपिड शब्द का यूज़ करते हैं। मैंडरिन है वो नाउन है। इसका मतलब होता है ऑफिशियल। मैंडरिन शब्द का मतलब क्या है? ऑफिशियल मतलब अधिकारी। बेयर आउट है ये फ्रेजल वर्ब है। बेयर आउट से मतलब क्या होता है? टू सपोर्ट द ट्रूथ ऑफ समथिंग। टू सपोर्ट द ट्रूथ ऑफ समथिंग किसी चीज़ के सच को सपोर्ट करना, पुष्टि करना होता है कि भाई हाँ ये सच है, ये चीज़ सच इसलिए है। अगर आप कोई रीज़न गिनाते हो उसके लिए, तो उसके लिए बेयर आउट। और प्रोग्नोस्टिकेशन फिर से देखो TION है लास्ट में, तो ये नाउन है। प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब है फोरकास्ट, भविष्यवाणी, पूर्वानुमान, प्रेडिक्शन। तो ये तो कुछ वर्ड्स आपको नए सीखने को मिलेंगे आज के एडिटोरियल में। फाइनेंशियल आर्टिकल है, कल भी फाइनेंशियल आर्टिकल था, आज भी ऐसा ही है। तो नए नए शब्द सीखने के लिए तैयार रहें, पेन नोटबुक लेकर बैठें और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइटल है एडिटोरियल का ग्रोथ पैंग्स। इसको समझेंगे अच्छे से, पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले बता दूं कि इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से जाकर ले सकते हैं। आशीष क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। ये सीधा आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या फिर आप जुड़े हुए हैं ऑलरेडी तो वहाँ से आप इसका PDF लेकर पहले से पढ़ के उसके बाद में ये शाम का सेशन देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। इसके अतिरिक्त 10 से 15 क्विजेज़ डेली के आपको मिलते हैं। इन क्विजेज़ को सॉल्व करिए और हमेशा रिवाइज़ करते रहिए, ये आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कोई भी और सेशन है उसका PDF यहाँ पे उपलब्ध होता है। कोई और इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको यहीं पे प्रोवाइड होती है, तो यहाँ पर जुड़ना ज़रूरी है। साथ ही YouTube जो चैनल है अपना वो भी आशीष क्लासेस के नाम से ही है। एप्लीकेशन है वो भी आशीष क्लासेस के नाम से ही है। एप्लीकेशन है जो आशीष क्लासेस एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, यहाँ पर पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। B107 एडिटोरियल का बैच चल रहा है। उस बैच में एक सेशन तो यही मिलता है जो आप यहाँ देखते हैं 5 बजे, वो जल्दी मिल जाता है सुबह। उनको वहाँ पे ये पूरी कंप्लीट PDF, सारे वर्ड्स जो मैं बताता हूँ उन सारे वर्ड्स को प्रिंटेड मोड में वो मिल जाते हैं वहाँ पे। ठीक है। दूसरी बात, वहाँ पे आपको एक और चीज़ मिलती है, आपको क्विज सेशन मिलता है। 15 प्रश्न हम साथ में डिस्कस करते हैं। 15 प्रश्न वो होते हैं जो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल के क्विजेज़ होते हैं, प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं किसी भी एग्जाम में, तो वो भी आप बाई कर सकते हैं। एडिटोरियल का बैच है, ग्रामर का बैच है, ट्रांसलेशन का बैच है, कॉमन एरर का बैच है, वो सब वहाँ पर उपलब्ध है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। ग्रोथ पैंग्स। पैंग जो है इसका मतलब एग्नि से है, पेन से है। क्या मतलब है? एग्नि या फिर पेन मतलब पीड़ा, दर्द, कष्ट, ये सब इसका मतलब होता है। तो ग्रोथ पैंग्स का मतलब ग्रोथ की पीड़ा, ग्रोथ नहीं हो रही है, इकोनॉमी बूम पे नहीं है, इसकी जो पीड़ा है, उसका जो कष्ट है, उसको लेकर लिखा गया है। येलो कलर में अंडरलाइन पार्ट सारे सब्जेक्ट हैं। द वर्ल्ड बैंक पेयर्ड। पेयर का मतलब यहाँ पे है रिड्यूस करना, डिमिनिश करना, कटौती करना, कट करना, कट डाउन कह सकते हो। तो कह रहे वर्ल्ड बैंक ने पेयर किया।
कट डाउन किया, कटौती करी, किस में? अपने इट्स आ रहा है वर्ल्ड बैंक के लिए 2022 की जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस थी, 2022 में वृद्धि की जो संभावनाएं, प्रोजेक्शन बताया था, प्रेडिक्शन, फोरकास्ट इनको सबको बोलते हैं, गैस को बोलते हैं, अनुमान को बोलते हैं। तो जो अनुमान बताया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा कि इतनी ग्रोथ होगी, उसमें कटौती की है। किसके लिए? जो साउथ एशियाई देश हैं उनके लिए, साउथ एशियन जो इकोनॉमीज हैं उनके लिए। कहाँ तक कर दी है? कह दिया कि 6.6% तक के लिए कहा है, वेंसडे को ये बात कही, ठीक है। फ्रॉम एन एस्टीमेट ऑफ 7.6%, पहले कितना था? कटौती कैसे करिए? पहले कहा था 7.6% होगा। एस्टीमेट का मतलब यहाँ पे लगभग को बोलते हैं, एस्टीमेट का मतलब एक अनुमान जो था वो 7.6% का था। जो ये अनुमान रिलीज कब किया गया था? जनवरी में रिलीज किया गया था, ठीक है। इम्फेसाइजिंग, और ये क्या करते हुए इसने कटौती की है? इम्फेसाइज करते हुए। इम्फेसाइज का मतलब होता है स्ट्रेस डालना, स्ट्रेस डालते हुए। दैट की पोस्ट पेंडेमिक ग्रोथ, प्री का उल्टा पोस्ट होता है। प्री पेंडेमिक करोगे तो पेंडेमिक से पहले, पोस्ट करोगे तो पेंडेमिक के बाद में। तो जो कोविड आया है उसके बाद की जो ग्रोथ है वॉज ऑलरेडी अनइवन, ये पहले से ही अनइवन थी। अनइवन थी मतलब असमान थी कह सकते हो। एंड फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब कमज़ोर, कमज़ोर थी, शेकी थी, ठीक है। बिफोर द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, कब? किससे पहले? जब रशिया और यूक्रेन के बीच की लड़ाई जो है ट्रिगर्ड, ट्रिगर का मतलब उत्प्रेरित करना होता है, स्पर करना होता है, कोज करना होता है, तो इसने ट्रिगर कर दिया। फ्रेश का मतलब न्यू, चैलेंजेस मतलब चुनौतियां, ये नाउन है, फ्रेश एडजेक्टिव है। तो वर्ल्ड बैंक की जो वर्ब है वो पेयर्ड है, ठीक है। पोस्ट पेंडेमिक ग्रोथ है, इसकी वर्ब जो है ग्रोथ की वो वॉज है। फिर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी वर्ब ट्रिगर्ड है। 3 सब्जेक्ट है, 3 वर्ब है। पेयर का मतलब कटौती करना है, प्रोजेक्शन का मतलब अनुमान है, फ्रेजाइल का मतलब कमजोर है। तो वर्ल्ड बैंक ने 2022 का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन दिया था उसमें कटौती की है। किसके लिए? साउथ एशियन इकोनॉमीज के लिए, ठीक है। कितना कह दिया है? वेंसडे को कहा कि 6.6% रहेगी। पहले कितना कहा था? पहले अनुमान दिया था 7.6% का, जो जनवरी में दिया था। किस बात पर जोर देते हुए कहा कि भाई पहले ही जो पोस्ट पेंडेमिक ग्रोथ है अनइवन थी, फ्रेजाइल थी, और उसके बाद देखो नई चुनौतियां यहाँ पे इस युद्ध के कारण भी खड़ी हो गई, इसलिए हम लोग हमारे जो अनुमान था, जो हमने एक आइडिया दिया था, उसको बदलते हैं, ठीक है। एक बात और है, जनवरी है, मंथ का नेम है या ईयर का नेम हो उससे पहले इन लगता है, डेज का नेम हो, डेट दे रखी हो तो ऑन लगता है, ठीक है। आगे देखिए द रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट क्या होता है? एक का दूसरे पर प्रभाव, मतलब कोई एक चीज घटित होती है तो उसका दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा, फिर तीसरे पर पड़ेगा, फिर चौथे पर पड़ेगा, इसको रिपल इफेक्ट बोलते हैं। एक से दूसरे पर प्रभाव पड़ना वो रिपल इफेक्ट है। तो जो रिपल इफेक्ट है हाई ऑयल एंड फूड प्राइसेस का, हाई मतलब उच्च, ऑयल मतलब तेल, फूड प्राइसेस खाद्य कीमतें, तो खाद्य पदार्थों की कीमतें और जो तेल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं, उसका जो रिपल इफेक्ट है। अब ये प्राइसेस दैट दे रखा है, ये वो चीज़ें हैं जो प्रिवेल्ड, जो कि व्याप्त थी, एग्जिस्ट कर रही थी। प्रिवेल का मतलब होता है एग्जिस्ट करना, जो एग्जिस्ट कर रही थी, जो व्याप्त थी इवन बिफोर द वॉर, इस लड़ाई से पहले भी। वॉर कौन सा है? रशिया यूक्रेन वाला है, निश्चित है, इस कारण से दै का प्रयोग है, ठीक है। एंड वर एग्जासर्बेटेड, और ये जो प्राइसेस थी ये एग्जासर्बेट कर दी गई, ठीक है, मतलब और ज़्यादा बदतर कर दी गई सिंस फरवरी 2024, मतलब 24 फरवरी से अगर बात करें तो इसके बाद में और ज़्यादा ये जो है वो एग्जासर्बेट हो गई। आर की फैक्टर्स, अब ये किसके लिए आ रहा है? ये की फैक्टर्स हैं, ये महत्वपूर्ण कारक हैं, वरिंग द बैंक, और इस प्रकार से ये जो वर्ल्ड बैंक है उसको ये चिंतित कर रहा है। कारण क्या है? पीपल्स रियल इनकम्स टेक अ हिट, टेक अ हिट में प्रभावित हुई हैं, लोगों की जो वास्तविक आय हैं वो प्रभावित हुई हैं, एडवर्स तरीके प्रभावित होने को बोलते हैं टेक अ हिट। द रिपल इफेक्ट ऑफ हाई ऑयल एंड फूड प्राइसेज दैट प्रिवेल्ड इवन बिफोर द वॉर, ठीक है। तो रिपल इफेक्ट जो है किसका? बहुत ज़्यादा जो तेल की कीमतें हैं, फूड प्राइसेस हैं, उसका रिपल इफेक्ट। कौन सा प्राइसेस की बात कर रहा है? ये वो प्राइस दैट लगा के बताया, ये वो प्राइसेस हैं जो कि प्रिवेल कर रही थी, जो एग्जिस्ट कर रही थी, किससे पहले? यहाँ तक कि युद्ध से पहले भी यही था, है ना। एंड वर एग्जासर्बेटेड, और ये जो प्राइसेस थी वो एग्जासर्बेट कर दी गई, मतलब और ज़्यादा बदतर हो गई। 24 फरवरी के बाद देखोगे तो इसमें और ज़्यादा उछाल आया, पहले से ही खराब हो रही थी स्थिति, और ज़्यादा खराब हो गई, ठीक है। आर की फैक्टर्स वरिंग द बैंक। अब ये देखो यहाँ पे ये जो रिपल इफेक्ट है इसके लिए आर नहीं आके आना तो चाहिए था इज। थोड़ा फिर समझ लो कितने सब्जेक्ट, किसकी वर्ब, कौन सा सब्जेक्ट है। ये कह रहा है कि भाई ये दैट है वो इसके लिए है, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा तेल की कीमतें हैं, फूड प्राइसेस हैं, है ना, ये जो हाई ऑयल और फूड प्राइसेस हैं,
दैट प्रिवेल, दैट आ रहा है इनके लिए, फूड प्राइसेस और ये जो इनकी कीमतें हैं इसके लिए, ये प्रिवेल कर रहा था किससे पहले, वॉर से पहले भी, और एग्जासर्बेट कर दी गई, ये भी इसी के लिए है वर एग्जासर्बेट, मतलब ये पैसिव हो गया बी के साथ थर्ड फॉर्म, और ज़्यादा बदतर कर दी गई। कब से? फरवरी 24 से, चूंकि फरवरी 24 निश्चित दे रखा है, इस कारण से सिंस दे रखा है। अब ये कह रहा है जो रिपल इफेक्ट है ना, ये रिपल इफेक्ट्स होना चाहिए था या तो तब आ रहा था, वरना यहाँ पेज करें। ये की फैक्टर्स हैं, महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं। की का मतलब महत्वपूर्ण, फैक्टर्स मतलब कारक, जो कि चिंतित किए हुए हैं बैंक को। कारण क्या है? कारण है कि लोगों की जो रियल इनकम्स हैं, ये इसकी वर्ब है टेक अ हिट, मतलब बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। इंडिया जीडीपी द बैंक रेकन्स, बैंक की वर्ब रेकन्स है, रेकन का मतलब लगना, प्रतीत होना, बिलीव, थिंक, है ना। तो बैंक को ऐसा लगता है कि भारत की जीडीपी, अब जीडीपी की वर्ब है मे ग्रो, नाउ है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, कि भारत की जीडीपी जो है वो अब ग्रो कर सकती है कितनी? 8% तक। कब की बात? 2022-23 में, इस वित्त वर्ष में। कितना नहीं करेगी? 8.7% नहीं होगी, जो कि इट हैड अर्लियर फोरकास्ट, इट यहाँ पे बैंक के लिए है, जो कि इसने पहले फोरकास्ट किया था, जो पहले पूर्वानुमान लगाया था, उतने नहीं होगी। फोरकास्ट की तीनों वर्ब सेम होती है, फोरकास्ट, फोरकास्ट, फोरकास्ट। ये थर्ड फॉर्म है क्योंकि हेड के साथ दे रखी है। बिफोर ड्रॉपिंग फर्दर टू 7.1% 23-24, और कह रहा है कि भाई बैंक जो है, बैंक का अनुमान है कि ये और ज़्यादा गिरेगी आगे चल के। फर्दर का मतलब आगे कहाँ चली जाएगी? यहाँ तक चली जाएगी। कब? 23-24 का जो वित्त वर्ष आएगा उसके अंदर तो ये और गिरेगी, 7.1% ही रहेगी। तो बैंक का अनुमान है, बैंक की वर्ब रेकन्स, इंडिया जीडीपी, जीडीपी की वर्ब में ग्रो, इट है इसकी वर्ब, ये इट है प्रोनाउन, बैंक के लिए आया है, हेड फोरकास्ट इसकी वर्ब है, अर्लियर यहाँ पे एडवर्ब है। अर्लियर का उल्टा होता है लेटर, LATER। तो कह रहा है भारत की जीडीपी जो है, जैसा कि बैंक का अनुमान है कि ये ग्रो कर सकती है 8% तक 2022-23 में, लेकिन इस दर से नहीं बढ़ेगी, इतनी नहीं होगी जैसा कि इसने पूर्वानुमान लगाया था। ठीक है, किससे पहले? ड्रॉप होने से पहले। बिफोर प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब आएगी, YNG फॉर्म में आती है। क्यों आती है? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में आपको क्या चाहिए होता है? एक ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? या तो एक नाउन या फिर एक प्रोनाउन। चूंकि ये प्रोनाउन तो है नहीं, किसी क्रिया को आप प्रोनाउन तो बना नहीं सकते, नाउन तो बना ही सकते हो, तो ING लगा के नाउन बनाएंगे। फर्दर का मतलब आगे होता है, एक होता है फार्दर। फार्दर जो शब्द है इसका मतलब दूर के लिए होता है। तो आगे ये 7.1% तक रह जाएगी 2023-24 में। अब क्विज ऑफ द डे। अब देखिए, कल जो सेशन था उसमें मैंने एक प्रश्न पूछा था आपसे कि उसका आंसर था सजेस्ट। ठीक है ना, जो कल मैंने प्रश्न पूछा था इम्प्लाई, उसका सिनोनिम क्या था? सजेस्ट। और मैंने कहा था कि जिनका आंसर सही होगा उनको एक हार्ट मिलेगा। तो वहाँ जहाँ हमने हार्ट दिया हुआ है उसका मतलब वो प्रश्न आपका आंसर सही है। आज का प्रश्न है पोलराइज। पोलराइज का मीनिंग क्या है? पोलराइज का सिनोनिम क्या है? क्या वीकन है, रोबस्ट है, मैग्नीफाई है, डिवाइड है? कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना आंसर दें और पूरा लिखिएगा। 1, 2, 3, 4 नहीं लिखना है, पूरा लिखना। मान लीजिए वीकन है तो पूरा लिखिए कि पहला आंसर है वीकन है, ठीक है, दूसरा आंसर है रोबस्ट है, ऐसे करके आपको आंसर लिखना है। और ज़रूर से सेशन को लाइक करिए और ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है भाई, आगे आइए। द बैंक्स चीफ इकोनॉमिस्ट, बैंक के जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं, हैज सेड, इसने कहा है, ये हैज सेड इसकी वर्ब है, दैट कंजंक्शन क्या कहा है कि देयर ओवरऑल असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब इवेल्युएशन है, मूल्यांकन है ना, इवेल्युएशन इसका मतलब मूल्यांकन से है, असेसमेंट। तो बैंक का जो चीफ इकोनॉमिस्ट है, बैंक का जो मुख्य अर्थशास्त्री है, उसने कहा है कि उनका जो ओवरऑल असेसमेंट है, इज इसकी वर्ब है, वो ये है कि जीडीपी ग्रोथ कुड एक्चुअली बी 1.3 परसेंटेज पॉइंट्स लोअर, कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो कितनी हो सकती है? 1.3 परसेंटेज पॉइंट्स कम हो सकती है, या फिर कहें कि 7.4% हो सकती है। बट दे रिफ्रेंड, लेकिन वो जो लोग हैं उन्होंने रिफ्रेन किया, रिफ्रेन में फ्रॉम लगता है, रिफ्रेन में एब्सटेन में फ्रॉम लगता है, इन्होंने इस बात से परहेज किया, क्या? मेकिंग फ्रॉम प्रिपरेशन तो ING, एन एडजस्टमेंट ऑफ दैट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज, शेप, आकार। ठीक है, तो इस तरह के, इस बड़े आकार के मतलब इस प्रकार के मैग्नीट्यूड को एडजस्ट करने से रिफ्रेन किया इन देयर हेडलाइन प्रोजेक्शन। हेडलाइन प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन अनुमान है, हेडलाइन का मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन का अनुमान है। हेडलाइन इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? इसमें पूरी इकोनॉमी की जो सभी सेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, इसमें फूड और एनर्जी को भी कर देते हैं। ठीक है ना, तो जिसके अंदर इकोनॉमी के अंतर्गत आने वाले सभी मदों को, सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है, फूड और एनर्जी भी शामिल है, उसको बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन।
ठीक है। अगर आप फूड एनर्जी निकाल दोगे तो कोर इन्फ्लेशन हो जाएगा। ड्यू टू सम पॉजिटिव सरप्राइजेस, किसके चलते, ड्यू टू मतलब के कारण, सम पॉजिटिव सरप्राइजेस कुछ सकारात्मक यहाँ पे सरप्राइजेस इन रिसेंट डेटा, हाल ही के जो आंकड़े हैं उसमें, जैसे कि ये एग्जांपल देने के लिए आता है स्ट्रॉन्ग डिजिटल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, जैसे कि डिजिटल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिली है। फिर देखिए बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट की वर्ब हैज सेड है, दैट कंजंक्शन है, ओवरऑल असेसमेंट में देयर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ओवरऑल एडजेक्टिव है, असेसमेंट नाउन है, एज इसकी वर्ब है, दैट कंजंक्शन है, जीडीपी ग्रोथ जो है इसकी वर्ब कुड बी है, एक्चुअली एडवर्ब है, ठीक है। तो कह रहा है कि बैंक के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कहा कि उनका जो ओवरऑल असेसमेंट है, उनका कुल मिलाकर जो मूल्यांकन है जो हम सोच रहे हैं वो ये है कि जीडीपी ग्रोथ कितनी हो सकती है, 1.3% पॉइंट लोअर, कितनी मतलब 7.4%। लेकिन उन्होंने इस आकार का कोई भी एडजस्टमेंट करने से रिफ्रेन किया अपने आप को, मतलब इस चीज़ से बचे कि उन्होंने कोई एडजस्टमेंट कैसे होगा इस चीज़ का वो उन्होंने नहीं बताया, ठीक है, अपने हेडलाइन प्रोजेक्शन में। मतलब ऐसा जैसे जीडीपी के बारे में बताया है, हेडलाइन प्रोजेक्शन के बारे में उन्होंने कोई अनुमान ऐसे नहीं दिया। कारण ये था क्योंकि इसमें कुछ हाल ही के डेटा आए थे, है ना, और उसमें कुछ पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिले थे, थोड़ा सा बूम किया इकोनॉमी ने, जैसे कि कुछ सेक्टर्स, जैसे कि एक उदाहरण दिए डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट जो हैं वो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे देखने को मिला, तो उसके चलते इन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया, इसको बताने से बचे, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम, एब्सटेन के साथ फ्रॉम। द टैपिड पोस्ट कोविड रिकवरी, टैपिड का बताया कि नॉट गुड या नॉट स्ट्रॉन्ग, जो ज़्यादा मजबूत नहीं है, ज़्यादा बेहतर नहीं है। जो टैपिड पोस्ट कोविड रिकवरी रही, कोविड के बाद जो रिकवरी रही वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नहीं रही, कमज़ोर रही, यूँ कह सकते हो। इन इंडियाज हाउस होल्ड कंजम्पशन, किसमें, भारत के हाउस होल्ड कंजम्पशन है, मतलब भारत में जो परिवार हैं उन्होंने अपना उपभोग जो है, कंजम्पशन जो है कम कर दिया है। विल बी फर्दर, तो ये क्या है, वो आगे चल के हेम्ड इन, हेम इन का मतलब होता है प्रिवेंट करना, रोकना, ठीक है। अगर आप किसी को रोक लें, एनक्लोज कर दें, किसी से चारों तरफ से बाड़ेबंदी कर दें, रोक दें, ताकि वो हिल नहीं पाए, चेंजेस नहीं हो पाए, उसको हेम्ड इन बोलते हैं। आगे चलकर इसको हेम इन किया जाएगा, रोका जाएगा, किसके द्वारा, हाई इन्फ्लेशन, कंजम्पशन की बात कर रहा है, उपभोग, आगे चलकर भी इसमें बदलाव आने की संभावना नहीं है। कारण क्या है, उच्च महंगाई है, और आगे द इनकम्प्लीट लेबर मार्केट रिवाइवल है, और जो श्रमिक बाजार है उसका जो रिवाइवल है, उसमें फिर से जो एक ऊर्जा का संचार होना था, वापस से ये चीज़ें बूम करनी थी, वो इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। फिर समझिए, टैपिड पोस्ट कोविड रिकवरी जो है भारत के हाउस होल्ड कंजम्पशन में, वो आगे चलकर ये रिकवरी फिर से भी हेम इन की जाएगी, इसको रोका जाएगा, ये रिकवरी आगे भी अच्छी नहीं होने वाली है। कारण है इसका उच्च महंगाई और इनकम्प्लीट लेबर मार्केट रिवाइवल। मोर इंपॉर्टेंटली, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, ए नाउ कास्ट। नाउ कास्ट का मतलब होता है निकट भविष्य का अनुमान, कि अगर आप नियर फ्यूचर के बारे में कोई प्रेडिक्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं नाउ कास्ट। अगर आप हाल फिलहाल के बारे में कोई भविष्यवाणी करते हैं उसको बोलते हैं नाउ कास्ट। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हाल फिलहाल निकट भविष्य की अगर बात करें ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, तो हाई फ्रीक्वेंसी मतलब उच्च आवृत्ति वाले संकेतक, कुछ संकेतक होते हैं, कुछ इंडेक्स होती हैं जिसके माध्यम से पता लगता है कि इकोनॉमी किस ओर जा रही है, तो उसका अगर अनुमान लगाएं बाय द बैंक्स मैंडरिन्स, मैंडरिन्स का मतलब ऑफिशियल्स होता है, जो बैंक के अधिकारी लोग हैं उनके द्वारा जो ये अनुमान है, सजेस्ट, ये दर्शाता है क्या, इंडियाज ग्रोथ वाज ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग, कि भारत की जो ग्रोथ है वो पहले से ही एक्सपीरियंस कर रही थी अ रिलेटिव स्लो डाउन। रिलेटिव का मतलब यहाँ पे मानिए तुलनात्मक रूप से मंदी यहाँ पे देखने को मिल रही थी इन द जनवरी टू मार्च 2022 क्वार्टर, इस क्वार्टर में, इस तिमाही में, जनवरी से मार्च के तिमाही में, कंपेयर टू, यदि इसकी तुलना की जाए प्रीवियस क्वार्टर से, पिछली तिमाहियों से, तो ऐसा देखने को मिला। फिर देखिए, इससे भी इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्या है कि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स का जो अनुमान है फिलहाल, कि जो उच्च आवृत्ति वाले संकेतक हैं, इंडेक्स हैं, उनका जो हाल फिलहाल की भविष्यवाणी है, ठीक है, किसके द्वारा, जो बैंक के अधिकारी हैं उनके द्वारा। तो ये जो नाउ कास्ट है ये सजेस्ट करता है, ये दर्शाता है, ये संकेत देता है कि भारत की ग्रोथ पहले से ही तुलनात्मक रूप से ज़्यादा मंदी की ओर थी जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में, किसकी तुलना में, पिछले तिमाहियों की तुलना में, पिछले क्वार्टर्स की तुलना में। इंडियाज रिकवरी वेरीज वाइडली, भारत की जो रिकवरी है वो वेरी करती है, वो अलग अलग है वाइडली, बड़े स्तर पर, अक्रॉस सेक्टर, सभी सेक्टर्स में। अगर सभी सेक्टर्स की बात करें तो किसी सेक्टर में अलग चीज़ देखने को मिलेगी, किसी सेक्टर में रिकवरी कुछ अलग देखने को मिलेगी, समान गति नहीं है, ठीक है। एंड मैन्युफैक्चरिंग रिमेन्स ट्रबल्ड, और जो निर्माण क्षेत्र है वो बना हुआ है, ट्रबल्ड मतलब मुसीबत से भरा हुआ, ड्यू टू मतलब के कारण, वीक डिमांड की कमजोर डिमांड है, एंड इंक्रीजिंग इनपुट कॉस्ट, और जो लागत कीमत है, इनपुट कॉस्ट है, वो बढ़ रही है।
ठीक है। तो भारत की रिकवरी जो है वो वेरी करती है, वो भिन्न भिन्न है। वेरी का मतलब डिफर होना, वेरी का मतलब है डिफर, ठीक है। तो भारत की रिकवरी जो है वो अलग अलग है सभी, अगर सभी सेक्टर्स में बात करें तो। और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ट्रबल्ड बनी हुई है, वो मुसीबत मुसीबत में है। कारण है इसकी कमजोर डिमांड और बढ़ती हुई लागत कीमत। दिस इज बोर्न आउट। बोर्न आउट जो है वो बेयर आउट की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे इज दे रखा है। बेयर आउट का मतलब मैंने क्या बताया था, सपोर्ट द ट्रूथ ऑफ समथिंग, किसी चीज के सत्य को सपोर्ट करना। तो ये चीज कहां दिखती है साफ साफ, ये लेटेस्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा। आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल औद्योगिक है, लेटेस्ट नवीनतम है। तो ये दिखता है हाल फिलहाल जो औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े हैं उसमें ये साफ नजर आता है, ठीक है। द वर्ल्ड बैंक प्रोग्नोस्टिकेशंस, प्रोग्नोस्टिकेशंस क्या होता है, अनुमान को बोलते हैं। आप इसको स्पेकुलेशन बोल सकते हो, आप इसके लिए प्रेडिक्शन बोल सकते हो, फोरकास्ट बोल सकते हो। तो वर्ल्ड बैंक का जो अनुमान है किस बारे में, इंडियाज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट बोलो संभावना, पॉसिबिलिटी, भारत की जो वृद्धि की संभावना है उसको लेकर। तो ये प्रोग्नोस्टिकेशंस जो है सीम, ऐसा लगता है, मोर सैंग्विन, सैंग्विन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्ट, आशावादितापूर्ण। तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा आशावादी है देन किसकी तुलना में, सम अदर्स, दूसरों की तुलना में। तो वर्ल्ड बैंक के जो अनुमान है भारत की ग्रोथ की संभावनाओं को लेकर, वो ऐसा लगता है कि वर्ल्ड बैंक भारत के संभावनाओं को लेकर तो पॉजिटिव बना हुआ है, दूसरे देशों को जो अनुमान बताए हैं उसकी तुलना में। द एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्सपेक्ट्स, अब ये एडीबी बैंक जो है ये यहाँ पे आशा करता है, एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया जीडीपी फॉर द ईयर, कि भारत के जीडीपी जो है, ठीक है, मतलब दूसरे जो अनुमान लगाए हैं ना उसकी तुलना में, मतलब और भी जो है, जैसे ये वर्ल्ड बैंक है उसकी जगह पे एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने भी अनुमान लगाया है ना। ऐसे ही कहें कि आरबीआई ने भी कुछ अनुमान लगा रखा है और किसी बैंक ने अनुमान लगा रखा है, लेकिन इसका जो अनुमान है वो ज़्यादा पॉजिटिव भारत को लेकर। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया जीडीपी फॉर द ईयर, कि भारत की जीडीपी जो है इस साल के लिए वो कितनी रहेगी, 7.5% बढ़ेगी। विद रिटेल इन्फ्लेशन, इसमें जो खुदरा महंगाई है वो कितनी रहेगी, लगभग 5.8%। ये तो आंकड़े हैं केवल, है ना, अराउंड मतलब लगभग। एंड द आरबीआई रीसेट ग्रोथ होप्स, और आरबीआई ने रीसेट किया है, वापस से सेट किया है ग्रोथ होप्स, अपनी वृद्धि की आशाओं को। कितनी, पहले कहा था फरवरी के अंदर 7.8%, अब कह दिया है 7.2% ही रहेगा। वाइल रेजिंग, वाइल के साथ जब वर्ब लगेगी तो आईएनजी लगेगी। वाइल रेजिंग इट्स इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का अनुमान होता है, जबकि अपना जो महंगाई का अनुमान है वो बढ़ा दिया है फॉर द ईयर, इस वर्ष के लिए अधिक तेजी से, शार्पली, किस कहां से कहां तक, पहले कहा था 4.5% महंगाई रहेगी, अब कहा है 5.7% महंगाई रहेगी। इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू ट्रेंड मच हायर। अब अर्थशास्त्री लोग जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि महंगाई जो है वो कहीं ज़्यादा ट्रेंड करने वाली है। मच के बाद डिग्री कंपैरेटिव आती है, ये बात ध्यान रखना। वेरी जो है उसके बाद तो डिग्री आती है पॉजिटिव, या फिर मैं यूँ कहूँ पॉजिटिव डिग्री है और उसमें वेरी और मच में से कुछ लगाना हो तो वेरी का चुनाव करना है, और मच है ये कंपैरेटिव डिग्री से पहले आता है, ये ध्यान रखना दोनों बातें, ठीक है। तो कह रहा है इकोनॉमिस्ट जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन टू ट्रेंड मच हायर, कि महंगाई और ज़्यादा ट्रेंड करेगी। ट्रेंड का मतलब रुझान होना होता, तो ऊपर क्यों रुझान रहेगा, बढ़ेगी। यहाँ तक कि इवन है स्ट्रेस डालने के लिए आता है, यहाँ तक कि ये 7% से भी ऊपर रहेगी। किसमें, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, साल के पहले हाफ में, जो वर्ष है उसके पहले हाफ में इतना रहेगा। एंड वेल ओवर द कंफर्ट थ्रेशोल्ड ऑफ 6%, वेल ओवर का मतलब कहीं ज़्यादा रहेगा, कंफर्ट थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब लिमिट है कि यहाँ तक तो आप बर्दाश्त कर सकते हो, है ना, 6% तक, उससे ज़्यादा रहेगा ओवर द फुल ईयर, पूरे साल के दौरान। ओवर का मतलब ड्यूरिंग से है। मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी मेंटेनेंस, मॉनिटरी मौद्रिक, फिस्कल वित्तीय, पॉलिसी नीति, मेंटेनेंस अधिकारी। तो वो अधिकारी जो ये दो मोर्चे देखते हैं, ये जो क्षेत्रों में हैं, नीड टू एड्रेस, उनको ज़रूरत है कि वो इन्फ्लेशन को एड्रेस करें, वो महंगाई को एड्रेस करें, मतलब इस चीज़ को, इसको टैकल करें, इसको देखें मोर अग्रेसिवली, कहीं ज़्यादा आक्रामक तरीके से। लेस्ट एक कंजंक्शन होता है, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो जाए। ये उस क्लॉज के बाद में लगता है जहाँ पे आपकी कोई फियर है, कोई आशंकाएं हैं, उसके लेस्ट का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा, जिस क्लॉज में लेस्ट होगा वहाँ पे नोट नहीं आएगा, चूंकि ये खुद नेगेटिव है। तो क्या कह रहे हैं, तो कह रहा है कि भी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी मेंटेनेंस जो है उनको ज़रूरत है इन्फ्लेशन को एड्रेस करने की ज़्यादा आक्रामक ढंग से, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये डिरेल हो जाए, ये डिरेल कर दे। ये है
डिरेल मतलब पटरी से उतार दे रिकवरी को, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पटरी से उतर जाए रिकवरी, विच द बैंक हैज़ वार्न्ड, जिसके बारे में बैंक ने चेतावनी दी है कि कुड रिन्यू प्रेशर। इससे क्या होगा, अगर ये रिकवरी नहीं रही, रिकवरी पटरी से उतर की डिरेल हो गई, तो इससे क्या होगा, दबाव बढ़ेगा ऑन इंप्रूविंग बैंक एंड कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स। किस चीज़ में, बैंक और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट को इंप्रूव करने में, है ना, जो बैलेंस शीट्स है बैंक की और कॉर्पोरेट जगत की, उसको इंप्रूव करने में दबाव बढ़ने वाला है। मतलब ये दबाव को रिन्यू कर देगा, वापस से दबाव आ जाएगा। देयर इज अ नीड टू रीथिंक, आवश्यकता है, नीड की वर्ब है वो इज है, देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन है, तो देयर इज अ नीड, तो आवश्यकता है टू रीथिंक ग्रोथ इंजन्स। किसकी आवश्यकता है, वापस से सोचने की, किसके बारे में, ग्रोथ इंजन्स के बारे में। एज वेल द परस्यूट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, मतलब एज वेल मतलब टू, जब एज वेल लगता है लास्ट में, इसका मतलब टू होता है, एडवर्ब के रूप में है, ठीक है। तो आवश्यकता इस चीज़ की भी है कि हम ग्रोथ इंजन्स के बारे में सोचें, मतलब किससे ग्रोथ हो सकती है उसके बारे में सोचें। द परस्यूट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिकेट्स ए फ्रेश स्टांस। परस्यूट का मतलब होता है फॉलो करने की प्रक्रिया, ठीक है, अनुसरण करने की प्रक्रिया। तो जो परस्यूट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया, ये FTA बोलते हैं इसको शॉर्ट में। ये देशों के बीच में एक समझौता होता है जिसमें जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं आयात निर्यात में, उन रेस्ट्रिक्शंस को हटाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो परस्यूट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इंडिकेट्स, तो ये जो परस्यूट है जो आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हो, ये दर्शाता है ए फ्रेश स्टांस, एक नया मनोवृत्ति, एक नया एटीट्यूड। स्टांस का मतलब व्यू पॉइंट है, स्टैंड पॉइंट है, इसको आप व्यू पॉइंट कह सकते हो या फिर आप इससे स्टैंड पॉइंट कह सकते हो, नजरिए को बोला जाता है, ठीक है। द शनिंग ऑफ RCEP, शन का मतलब होता है बचना, ठीक है। RCEP को अवॉइड किया। RCEP एक रीजनल, एक कह सकते हो ग्रुप है ना, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बनाया गया था, चाइना इसको लीड करता है, तो इस ग्रुप से भारत ने अवॉइड किया कि इस ग्रुप में हम शामिल नहीं होंगे। तो ये जो शनिंग है RCEP की, नीड्स अ रिविजिट, इसको फिर से देखने की ज़रूरत है कि क्या आपको इस ग्रुप में शामिल होना चाहिए, नहीं, एक बार फिर से सोचिए। जैसा कि एडवाइस की गई थी की अलाई जापान, अलाई का मतलब मित्र होता है, की मतलब महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि सलाह भारत के मुख्य मित्र जो हैं जापान, उसने किया था। लेस्ट, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि राइवल्स लाइक वियतनाम, कि वियतनाम जैसे जो विपक्षी जो देश हैं, विरोधी जो देश हैं, जो कंपिटिटर्स हैं आपके, डेंट, डेंट का मतलब होता है कमज़ोर कर देना, आप इसे इरोड कह सकते हो या फिर आप इसे वीकन कह सकते हो। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वियतनाम जैसे जो राइवल्स हैं वो भारत के फ्यूचर एक्सपोर्ट्स को क्या कर दें, कमज़ोर कर दें। इन जॉब इंटेंसिव सेक्टर्स, किसमें, उन सेक्टर्स में जिसमें रोजगार सृजन होता है, जैसे कि ये उदाहरण से वस्त्र उद्योग है, टेक्सटाइल्स है, वस्त्र उद्योग है, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये था सब आज का सेशन, जो मंडे टू फ्राइडे हम डिस्कस करते हैं, तो ये अंतिम रहा इस वीक का। अब हम बात करेंगे मंडे को ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन की। जरूर से इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, पूरा सेशन देखने की आदत डालिए, कंप्लीट नोट्स बनाने की आदत डालिए और नेक्स्ट सेशन से पहले रिवीजन करके आया करें ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो सके। जिन्होंने ये सब किया है उनकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हुई है। एक जल्द ही एक इंटरव्यू सेशन अपलोड किया जाएगा उस विद्यार्थी के साथ जिसका IB में सिलेक्शन हुआ है। कल रिजल्ट आया था IB का, उसमें सिलेक्शन हुआ हमारे एक स्टूडेंट का, तो जल्द ही बताएंगे कैसे क्या जर्नी रही, कितना समय लगता है इस प्रकार की तैयारी करने में, क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए ताकि आपको भी बेनिफिट मिल सके। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं मंडे को ठीक शाम 5 बजे।